ए, ये फटीचर तेरी बहन है ना? यार, तूने बताया नहीं इस फटीचर को शादी में इतने महंगे कपड़े गिफ्ट किए हैं। रिया को कैफे में देखकर अलीशा की दोस्त डेजी ने अलीशा से कहा। अलीशा ने डेजी से मुंह बनाते हुए कहा, अरे यार, मैं तो इसे एक निक्कर ना दूं। समझ नहीं आ रहा है कौन सा खजाना हाथ लगा है इसके। चल, इसी से पूछ लेते हैं। वहीं रिया अलीशा को कैफे में देखकर असहज हो गई। रिया ने अपनी असहजता को छिपाते हुए छोटी मुस्कान के साथ कहा, "अह, अलीशा दीदी, आप यहाँ?" अलीशा ने तुरंत रिया की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं यहाँ। तुझे कोई दिक्कत है? ये सुनकर डेजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इससे पहले कि रिया कुछ कहती, अलीशा ने फिर से रिया से कहा, रिया, सवाल मैं तुझसे करूंगी, तू नहीं। मुझे ये बता, इतने महंगे कपड़े पहनकर तू यहाँ क्या कर रही है? रिया को मालूम था कि अलीशा उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी और रिया नहीं चाहती थी कि अलीशा सबके सामने कोई बखेड़ा खड़ा करे। रिया ने अलीशा से सहज होकर कहा, "अ, दीदी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे मर्सिडीज पिक करनी है, अंदर जाने दीजिए मुझे प्लीज।" डेजी रिया का रास्ता रोक कर खड़ी थी। इसी बीच अलीशा ने आकर कैफे के अंदर जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। वहीं कैफे के बाहर आकाश रिया के इंतजार में बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। आकाश ने बेचैन होकर डीके से कहा, "ह, डीके, जाकर देखो क्या हुआ।" डीके कार से उतरकर अंदर की तरफ गया ही था। उसने देखा कि कैफे के एंट्री गेट पर अलीशा रिया का रास्ता रोके हुए थी और उसका बैग खींच रही थी। डीके ने आकाश के पास आकर कहा, सर, अंदर रिया की बड़ी बहन अलीशा रिया का रास्ता रोके हुए है। मुझे लग रहा है कि रिया को परेशान किया जा रहा है। आकाश ने एक पल के लिए सोचा और फिर डीके के फोन पर वीडियो कॉल करते हुए कहा, फोन चालू रखो और दोनों बहनों के पास जाकर खड़े हो जाओ। मुझे कपूर की सच्चाई अपनी आंखों से देखनी है। डीके ने हामी भरी और अंदर चला गया। वही कैफे में अलीशा ने तंज कसते हुए रिया से कहा, सुना है उस लंगड़े ओबरॉय ने तुझे छोड़ दिया, वरना कोई अपनी शादी में ऐसे व्हीलचेयर भेजता है क्या? रिया को अलीशा की बदतमीजी पर मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। रिया ने अपने आप को शांत करते हुए शालीनता से कहा, दीदी, मिस्टर ओबरॉय भले ही शादी में ना आए हों, लेकिन उनकी डिसेबिलिटी का मजाक बनाना सही नहीं है। अलीशा ने फिर से रिया पर तंज कसते हुए कहा, अच्छा, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? फ्लाइंग जेट। वैसे तू क्यों उसके लिए हमदर्दी जता रही है? रिया ने कुछ भी नहीं कहा। वो जानती थी कि अलीशा से बहस करना पत्थर में सर मारने जैसा था। वो बस इस पल को जल्द ही जाने देना चाहती थी। रिया को खामोश देखकर अलीशा ने कहा, ओ माय गॉड, ये शान और शौकत, महंगे महंगे कपड़े कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं तू उसकी रखैल बनकर उसके बिस्तर की शोभा बढ़ा रही हो? रिया का मन हुआ कि अभी इस बदतमीज अलीशा को सबक सिखाए, लेकिन रिया एहसानों के बोझ तले चुप रही। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे और रिया ने देखा कि आसपास के लोग उसे देख रहे हैं। तभी डीके ने आकर रिया के कान में ईयरबड लगाया और कहा, आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। इससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती, आकाश ने फोन पर गुस्से से कहा, रिया, अभी इसी वक्त उस बदतमीज लड़की को जोर से थप्पड़ मारो। रिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय, मैं ठीक हूं। इस बार आकाश ने फोन पर चिल्लाकर कहा, रिया, बात तुम्हारे ठीक होने ना होने की नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वो करो। रिया ने घबराहट के साथ कहा,
नहीं मिस्टर ओबेरॉय, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस बार आकाश ने गुस्से से आग बबूला होकर कहा, रिया कपूर, या तो तुम आज उस लड़की को थप्पड़ मारोगी या ग्लैम कॉस्मेटिक्स से हमेशा के लिए घर जाओगी। दोनों में से एक चुन लो। ये सुनकर रिया घबरा गई। वही अलीशा को समझ ही नहीं आया कि रिया किससे बात कर रही थी। रिया ने हिम्मत करके सामने खड़ी अलीशा से कहा, "अ, अ, दीदी, आप अपने शब्द इसी वक्त वापस लो और माफी मांगो।" ये सुनकर डेजी और अलीशा जोर से हंस पड़ी। अलीशा ने रिया से कहा, माफी मांगे मेरी जूती। और फिर रिया को ना जाने क्या हुआ, उसने अलीशा के गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। रिया अपनी जगह खड़ी जम चुकी थी। डीके रिया को कैफे के बाहर लेकर गया। वही अलीशा थप्पड़ खाकर अभी भी शौक में थी। उसे समझ ही नहीं आया कि कैसे उसके दिए चारे पर मिमियाने वाली बकरी ने उसे काट लिया था। कार अपनी आम रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। कार के बाहर जितना शोर था, अंदर उतनी ही शांति थी। कार की अगली सीट पर बैठी रिया के अंदर भावनाओं का समंदर शांति से हिलोरे खा रहा था, जो किसी भी वक्त एक तूफान में बदलकर सब कुछ तहस नहस कर सकता था। और फिर अचानक ही रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। रिया ने अपराध बोध में अपने आप से बात करते हुए कहा, मैंने अनजाने में किसी को चोट नहीं पहुंचाई, फिर मैं अपनी ही बड़ी बहन को थप्पड़ कैसे मार सकती हूँ? ये मैंने सही नहीं किया। रिया ने अपने आप को थप्पड़ मारते हुए कहा, इन्हीं हाथों से तूने थप्पड़ मारा था ना? देख कितना दर्द होता है। ड्राइविंग कर रहे डीके ने चौंकते हुए रिया से कहा, रिया, आप प्लीज अपने आप को चोट मत पहुंचाइए। आपने जो किया सही किया। रिया ने अपने आप को और जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, नहीं, ये मैं नहीं हो सकती, ये रिया कोई और ही है। तभी कार की पिछली सीट पर बैठे आकाश ने गुस्से में रिया से कहा, रिया, ये नॉनसेंस बंद करो, पागल हो गई हो क्या तुम? रिया ने पीछे की तरफ मुड़ते हुए गुस्से में आकाश से कहा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है मिस्टर आकाश ओबेरॉय, तुम मुझे फोर्स करते हो हर एक चीज के लिए। आकाश ने रिया से सहजता से कहा, रिया, तुमने कुछ गलत नहीं किया और ये बात तुम जल्द ही समझ जाओगी। रिया ने झल्लाते हुए आकाश से कहा, कुछ नहीं समझना मुझे मिस्टर ओबेरॉय, बहुत नचा लिया तुमने मुझे अपने इशारे पर, अब नहीं। और फिर रिया ने डीके की तरफ देखते हुए कहा, कार रोको प्लीज। डीके असमंजस में था, उसने कार नहीं रोकी। इस बार रिया ने गुस्से में डीके से कहा, डीके, कार रोको। रिया का डरावना रूप देखकर डीके डर गया और उसने कार रोक दी। रिया कार से उतर गई और आकाश ने डीके से इशारे से कार चलाने के लिए कहा। डीके ने कार चलाते हुए मायूसी के साथ आकाश से कहा, सॉरी सर। आकाश ने कार के भीतर से रिया को देखते हुए कहा, डीके, अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, वो तो बस मामूली सा थप्पड़ था। जल्द ही ये बात रिया भी समझ जाएगी। रिया अपने अपराध बोध से लड़ते हुए ऑटो से ऑफिस आई। रिया के ऑफिस आते ही डीके ने मुस्कुराकर रिया से कहा, थैंक गॉड, आप ऑफिस आ गई। हमें तो लगा था आज के बाद आप गुस्से में हमारी शक्ल भी नहीं देखेंगी। वैसे मेरी शक्ल तो इतनी अच्छी भी नहीं है कि मेरी शक्ल देखकर आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। डीके को लगा था शायद खुद का मजाक बनाने से रिया के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आएगी, लेकिन रिया चुपचाप आकर अपनी डेस्क पर बैठ गई। डीके ने फिर से रिया से कहा, रिया, सर चाहते हैं कि आप आज आराम करें और अपना दिमाग शांत कर लें। रिया ने खींचते हुए डीके से कहा, मुझे नहीं सुननी है मिस्टर ओबेरॉय की कोई भी बात। डीके समझ गया कि रिया इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं थी।
डीके ने फिर से कोशिश करते हुए रिया से कहा, "अब, रिया, आपको मिस्टर ओबरॉय की बात नहीं सुननी है तो आप मत सुनिए, लेकिन क्या आप मेरे साथ में कहीं घूमने चल सकती है? शायद आपका दिमाग शांत हो जाएगा, प्लीज।" रिया ने एक नजर डीके की तरफ देखा और फिर डीके की मायूस शक्ल देखकर रिया ने ना चाहते हुए भी डीके की बात मान ली। डीके रिया को एक ऑडिटोरियम में लेकर गया। ऑडिटोरियम में कंपनी डे की तैयारियां चल रही थी। स्टेज को सजाया जा रहा था। गेस्ट्स की रिजर्व चेयर और बाकी की चेयर को अच्छे से साफ करके अरेंज किया जा रहा था। डीके रिया से बात करने के साथ ही तैयारियों का जायजा ले रहा था, लेकिन रिया इस बात से अनजान थी कि उसे इसी स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस देनी थी। ऑडिटोरियम में डीके को एक चाय वाला दिखा जो काम कर रहे मजदूरों को चाय दे रहा था। डीके ने चाय वाले से कांच की गिलास में 2 चाय ली और एक चाय रिया को देते हुए कहा, "चाय पीकर देखिए, अपने ऑफिस की चाय से तो अच्छी है।" रिया ने चाय ले ली और चाय की चुस्की लेते हुए डीके के साथ साथ चलने लगी। डीके ने रिया से कहा, "रिया, मैं पहले मोहन सर का असिस्टेंट हुआ करता था। जब मैं आकाश सर से पहली बार मिला, उन्होंने मुझे अपना वॉशरूम क्लीन करने के लिए कहा। गेस करो मैंने क्या किया होगा?" रिया ने मन ही मन कहा, "आपने वॉशरूम क्लीन किया होगा, क्योंकि आकाश जो चाहे लोगों से करवा सकता है।" डीके ने रिया से कहा, "रिया, अगर मैं चाहता तो अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर वॉशरूम साफ कर सकता था, क्योंकि मेरे ऊपर ओबरॉय फैमिली के 1000 एहसान थे, लेकिन मैंने नहीं किया। जानती हो क्यों?" ये सुनकर रिया ने कौतूहल के साथ डीके की तरफ देखा। डीके ने रिया के कौतूहल को शांत करते हुए कहा, "क्योंकि मुझे वॉशरूम साफ करने के लिए अपॉइंट नहीं किया गया था। मुझे आकाश ओबरॉय के ऑफिस के काम करने के लिए अपॉइंट किया गया था। मेरी ये बात आकाश सर को बहुत पसंद आई। एक वो दिन है और एक आज का दिन, हम दोनों साथ हैं।" ये सुनकर रिया ने डीके से कहा, "डीके, वॉशरूम साफ करने से मना कर देना अलग बात है, और अपनी ही बड़ी बहन को थप्पड़ मारना अलग बात है। वैसे भी मुझे आकाश ओबरॉय के बारे में बात नहीं करनी है, प्लीज।" बात करते करते डीके और रिया कॉस्ट्यूम रूम में पहुंचे। रिया की नजर स्टैंड में टंगे एक कॉस्ट्यूम पर पड़ी, जो तन ढकने के लिहाज से जरूरत से ज्यादा ही छोटा था। कॉस्ट्यूम पर अपना नाम पढ़कर रिया चौंक गई। रिया ने सवाल भरी निगाहों से डीके से कहा, "डीके, तुम मुझे कंपनी डे में डांस के लिए मनाने यहाँ लेकर आए हो?" डीके ने रिया से सहजता से कहा, "नहीं रिया, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो तुम्हारा मूड ठीक।" इससे पहले कि डीके अपनी बात खत्म करता, रिया ने गुस्से में डीके को कॉस्ट्यूम दिखाते हुए कहा, "तो ये क्या है?" इससे पहले कि डीके समझने की कोशिश करता, रिया ने फिर से गुस्से में कहा, "किससे पूछकर मिस्टर ओबरॉय ने मेरे लिए ये कॉस्ट्यूम बनवाए? उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ या नहीं?" डीके ने रिया को शांत करते हुए कहा, "रिया, आप शांत हो जाइए। जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। सर को आपके कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ पता नहीं है।" रिया ने गुस्से से कहा, "डीके, तुम ओबरॉय की भक्ति में अंधे हो चुके हो, लेकिन मैं नहीं। मिस्टर ओबरॉय मुझे अब किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते, और मैंने डिसाइड कर दिया, मैं कंपनी डे में डांस नहीं करूंगी।" क्या आकाश रिया को डांस करने के लिए मना लेगा? क्या रिया अलीशा को थप्पड़ मारने की अपराध बोध से निकल जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए बंदिनी।